नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आवर का विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस। हम इस कार्यक्रम में करते हैं देश विदेश के गंभीर मुद्दों पर विद्वानों से चर्चा। आज नेशनल वॉइस का विषय है सिंधु जल संधि पर भारत की समीक्षा की मांग, जिसके लिए भारत ने 1.5 साल में दिया पाकिस्तान को दूसरी बार नोटिस। आखिर भारत क्यों चाहता है संधि में बदलाव और भारत के नोटिस से क्यों घबराया है पाकिस्तान? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और जानेंगे विद्वानों की राय। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। पाकिस्तान के लिए सिंधु नदी लाइफलाइन कही जाती है, या यूं कहें कि यह पाकिस्तान के लिए जीवनदायिनी है। और अब भारत ने सिंधु जल समझौते में बदलाव की मांग उठा दी है। भारत ने इस मामले में 30 अगस्त को एक नोटिस पाकिस्तान को दिया। भारत ने इस बदलाव के पीछे 3 कारण भी गिनाए। क्या है वो 3 कारण, हम यह भी बताएंगे। और ये 3 कारण भारत के लिए कितने हैं महत्वपूर्ण, जानेंगे विद्वानों से। तो आइए शुरू करते हैं। भारत की ओर से सिंधु जल संधि की समीक्षा के लिए पाकिस्तान को औपचारिक नोटिस दिया गया है। भारत ने समीक्षा के लिए यह नोटिस सिंधु जल संधि के अनुच्छेद 12(3) के तहत दी है। इस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है, आइए इस प्रावधान को देखते हैं इस ग्राफिक्स के जरिए कि संधि के अनुच्छेद 12 में 12(3) में क्या प्रावधान है। तो व्यवस्थाओं को समय समय पर दोनों सरकारों के बीच बातचीत के जरिए संशोधित किया जा सकता है। यह प्रावधान है संधि के अनुच्छेद 12(3) में कि व्यवस्थाओं को समय समय पर दोनों सरकारों के बीच जो है ये व्यवस्थित किया जा सकता है। भारत सरकार सिंधु जल संधि के समझौते के नोटिस देने के सरकार ने कारण भी बताए हैं। आइए इन कारणों पर भी नजर डालते हैं इस ग्राफिक्स के माध्यम से कि आखिर क्या कारण है कि इसमें बदलाव किए जाने चाहिए। जनसांख्यिकी में परिवर्तन हुआ है, इसके चलते पानी के कृषि एवं अन्य चीजों में इस्तेमाल में भी परिवर्तन आया है, इसलिए समीक्षा जरूरी हो गई है। और दूसरा कारण, भारत हानिकारक गैस उत्सर्जन को खत्म कर क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ना चाहता है। इसके लिए यह जरूरी है कि सिंधु जल समझौते के अनुसार नदियों के जल अधिकारों को पर भी नियंत्रण हो। तीसरा, सीमा पार आतंकवाद के चलते समझौते पर अच्छे से अमल नहीं हो पा रहा है, इससे भारत अपने अधिकारों को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। ये कारण भी है समीक्षा के लिए कि आतंकवाद भी। और दूसरी बात, भारत की चिंता किशनगंगा और रेटल हाइड्रोलिक परियोजनाओं को लेकर पाकिस्तान के रवैये पर भी है, जो जिस पर आतंकी साया बार बार मंडराता रहता है। तो ये कारण गिनाए हैं, 3 कारण जो महत्वपूर्ण कारण हैं। ये समीक्षा इसीलिए जरूरी है। भारत के नोटिस पर एक सवाल का जवाब देते हुए विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं कि इन्होंने जो बातें कही हैं इस नोटिस के जवाब में। हम बताते हैं कि पाकिस्तान सिंधु जल संधि को महत्वपूर्ण मानता है, उम्मीद करता है कि भारत भी इसके प्रावधानों का पालन करेगा। वो तो करता ही है, लेकिन पाकिस्तान से उम्मीद नहीं होती है। लेकिन कह रही हैं ये, और क्या कह रही हैं, दोनों देशों के बीच सिंधु जल आयुक्तों का एक तंत्र है और संधि से जुड़े सभी मुद्दों पर इसमें चर्चा की जा सकती है। तो चर्चा कीजिए, आइए। और क्या कहा है, संधि से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए कोई भी कदम समझौते के प्रावधानों के तहत ही उठाया जाना चाहिए। तो समझौते के प्रावधानों के अनुसार ही तो मांग की जा रही है, फिर दिक्कत कहां है। अब आगे बढ़ते हैं इनके वक्तव्य के बाद। दरअसल सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 6 नदियों के जल के बंटवारे को लेकर है, जिन्हें सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा माना जाता है। इस समझौते पर 19 सितंबर 1960 को कराची में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते में मध्यस्थ की भूमिका वर्ल्ड बैंक ने की थी। अब आइए एक नजर डालते हैं सिंधु जल समझौते पर। यह क्या है सिंधु जल समझौता, आइए ग्राफिक्स के माध्यम से इस पर भी नजर डालते हैं।
तो 3 पूर्वी नदियों रावी, सतलज और ब्यास के जल पर भारत का अधिकार है। इस समझौते के अनुसार पूर्वी नदियों, 3 पश्चिमी नदियां झेलम, चिनाब और सिंधु का जल को पाकिस्तान को दिया गया है। इसके जल को पाकिस्तान को दिया गया है, झेलम वगैरह नदियों को। भारत को पश्चिमी नदियों पर परियोजनाओं के निर्माण की भी मंजूरी मिली है, यानी कि जो पश्चिमी नदियां पाकिस्तान को दी गई हैं उस पर परियोजनाओं के निर्माण भारत कर सकता है। ये हैं समझौते। इस समझौते पर अमल की निगरानी के लिए सिंधु जल आयोग का भी गठन किया गया है, और सिंधु जल आयोग का जो गठन किया गया है उसका समय हर साल बैठक भी होती है, मीटिंग होगी, यह भी बात इसमें क्लियर किया गया है। तो यह सिंधु जल समझौता है। अब भारत ने नोटिस जारी किया है पाकिस्तान को कि इस पर समीक्षा होनी चाहिए। आज इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। मनीष अग्रवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, एल द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, संजय सिंह, विदेशी मामलों के जानकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत अगर जो हम करना चाहें तो संजय सिंह, विदेशी मामलों के जानकार, हम आपसे शुरू करेंगे। संजय सिंह जी, भारत ने पाकिस्तान को नोटिस दिया है कि इस मामले पर समीक्षा होनी चाहिए। नोटिस के पीछे की राजनीति क्या है? आखिर क्यों चाहता है भारत की इस पर समीक्षा हो? आपने शुरुआती उसमें वक्तव्य में बहुत चीजें क्लियर कर दी कि ये इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, उस पर तो मैं नहीं बोलूंगा जी जी। लेकिन ये जो नोटिस भेजा है भारत सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, उसका एक जबरदस्त इंटरप्रिटेशन है। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी की भूमिका में वर्ल्ड बैंक का बहुत बड़ा की भूमिका रहती है जी। और वर्ल्ड बैंक, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ तो थोड़ा सा उसको समझने की आवश्यकता है बैकग्राउंड में। तो इसमें ट्रीटी ऑफ इंटरप्रिटेशन है। तो वर्ल्ड बैंक की जो खाली सिर्फ भूमिका इतनी है कि आप जो है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और या एक्सपर्ट के ओपिनियन से अगर जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक कमेटी सेटअप होती है। अब इसमें वर्ल्ड बैंक ने जो मक्कारी की है, क्योंकि देखिए वर्ल्ड बैंक को किसके इशारे पे चलता है आप सब जानते हैं। वर्ल्ड बैंक को अमेरिका चलाता है और यूरोपियन पावर्स चलाती है, यूरोपियन कंट्रीज चलाती है। और हम ये सब भी जानते हैं कि अमेरिका बिल्कुल भी भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, और भारत को रोकने के लिए एक लीवरेज के रूप में पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है। और पाकिस्तान की जो पुरानी हरकत है, जो एक उसकी एक फॉरेन पॉलिसी है भारत के लिए, 1000 cuts to bleed, कि हम भारत को 1000 घाव देंगे, खून बहता रहेगा। मतलब एक परमानेंट दुश्मनी का उनका एक नैरेटिव है, वो पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए है। अब भारत ने कहा वर्ल्ड बैंक से कि भाई देखिए, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और एक्सपर्ट ऑफ ओपिनियन दोनों एक साथ नहीं चल सकती है। उसमें हरिप्रदन बागची भी शायद उस समय थे, उन्होंने कहा कि भाई ये बताइए कि मतलब ये इस तरह से है कि अगर एक मुकदमा एक हाई कोर्ट में चल रहा हो और एक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो, और अगर जजमेंट अलग अलग आ जाए तो आप किसको मानेंगे? तो इस आधार पर सरकार ने इसको खारिज कर दिया। दूसरी तरफ भारत सरकार ने जो अभी नोटिस भेजा है उस पर सीधे कहा गया है कि भाई जो डेमोग्राफिक चेंज है, जो जनसंख्या हमारी बढ़ गई है, उसमें बहुत चेंज आ गया है। दूसरा, आपने खुद ही बोला, इकोलॉजिकल जो जलवायु परिवर्तन का मामला है। भारत क्लीन एनर्जी पे बहुत ज्यादा जोर दे रहा है, और सोलर एनर्जी पे तो भारत विश्व का नेतृत्व भी कर रहा है। तो भारत को क्लीन एनर्जी के लिए पानी चाहिए, वो कोल से हटना चाहता है। और दुर्भाग्य देखिए, जो नेहरू जी और अयूब खान ने समझौता 1960 में किया था, उसमें सिंधु नदी का 20% कुल भारत को मिलेगा। अब देखिए, ये 6 नदियां भारत से होकर निकलती है, जम्मू कश्मीर से होकर जाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग, पंजाब और हरियाणा के लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते, पाकिस्तान कर रहा है। 47 लाख बिलियन 47 मिलियन एकड़ पाकिस्तान की जमीन इस सिंधु नदी के पानी से इरिगेटेड होती है, सिंचित होती है। अब आप समझिए भारत की ताकत को।
भारत ने एक बात कहा है कि वाटर एंड टेररिज्म वो कैन नॉट फ्लो टुगेदर। ये इस बात को बहुत ध्यान देने वाली बात है कि वाटर एंड टेररिज्म, पानी और आतंकवाद दोनों एक साथ नहीं बह सकता है। तो भारत अब नहीं, अगर जो इसे सीधे सीधे कहें कि नहीं, अगर जो सीधे सीधे कहें कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। हाँ, मतलब हाँ, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता है। जी जी। अब देखिए, अगर देखिए मोदी जी जो इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ताकत को, भारत की पावर को, उसके पीछे रहस्य ये है कि पाकिस्तान देखिए भारत को हमेशा परेशान करता रहेगा। तो उसका एक ही इलाज है कि हम तुमसे लड़ेंगे नहीं, लेकिन हम तुम्हें इतना परेशान कर देंगे तुम्हें खाने के लाले पड़ जाएंगे। अब 47 मिलियन एकड़ जमीन भारत से निकलने वाली नदियों से। दूसरी बात, हमारी देश को पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के किसानों को तो पानी मिल नहीं रहा है। नेहरू जी ने ऐसा कोई मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया कि भाई नहरें बनानी थी उनको, भाई नदी का पानी आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए नहरों का जाल बिछाना होता है। नेहरू जी ने वो नहीं किया। भाई अब नेहरू की जो पॉलिसी नहीं, आप सब जानते हैं, उस पर अब बात नहीं करना चाहूंगा, बहुत भविष्य में नहीं जाना चाहता हूँ, वो भविष्य सॉरी पास्ट और भूतकाल में नहीं जाना चाहता हूँ, जो उनके पाप रहे हैं देश देख रहा है। तो अब ये करेक्शन है। अब पाकिस्तान को औकात में लाके खड़ा किया जाएगा कि भाई देखो वाटर, मतलब जो आपने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता है जी, ये है इसमें। जी जी, हमारे साथ एल द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी एल द्विवेदी जी, खून और पानी एक साथ साथ नहीं बह सकता है, और दूसरी बात यह है कि समझौते के लिए बात आगे नोटिस भी जारी किया गया है, और जहां तक हमें मालूम है, जहां तक याद है कि पिछले साल जनवरी में भी एक नोटिस जारी किया गया था पाकिस्तान को, और उसके बाद जो है कुछ समीक्षाएं नहीं हुई। तो क्या नोटिस ही जारी करेगा? आगे बढ़कर के कैसे इसमें आगे कदम बढ़ेगा कि लोग समीक्षा करने के लिए बैठेंगे और अपनी बातें रखी जाएंगी? जी, तरीका क्या है? देखिए, कहीं ना कहीं ये जो मामला है ये करीबन 64 साल पुराना मामला है जिस पर समीक्षा की बात कही गई है। और 19 सितंबर 1960 का ये जो सिंधु जल संधि पर जो हस्ताक्षर हुए थे, इसका मकसद था कि नदियों का प्रबंधन कैसे करना। और अब जब जिस प्रकार से आपकी मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से पता चला है कि भारत ने एक नोटिस सर्व किया है, तो निश्चित तौर पर कोई भी जब ये एक्ट बनता है, कमीशन बनता है, या कोई बोर्ड होता है, या कोई समझौता होता है, तो निश्चित तौर पर उसका एक रिवीजन होता है। मतलब अब आज की उसकी क्या परिस्थिति है, आज की दृश्य में किस प्रकार से उसका उस समस्या का समाधान हो, या फिर जो संधि हुई है उसमें क्या अमेंडमेंट कर सकते हैं, इसको लेकर के चाहे वह ये मुद्दा हो या अन्य मुद्दा हो, निश्चित तौर पर समय समय पर उसका एक रिवीजन होता है। तो मुझे लगता है ये उसी प्रकार का एक रिवीजन होगा जिसके आधार पर भारत ने एक जो सर्व किया है नोटिस, और उसकी समीक्षा करने के दौरान क्या निर्णय हो सकते हैं, क्या बेहतर प्रबंधन हो सकते हैं, ये देखने वाला एक विषय है। दूसरी ओर जो सिंधु जल समझौता था ज्यादातर पश्चिमी जी, आपकी आवाज जो नहीं आ पा रही है। जी 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 जी, जारी रखिए, जारी रखिए। जी 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 जी, जारी रखिए। नदी जो है वह कहीं ना कहीं चुनाव और झेलम है, और मुझे ऐसा लगता है कि 70 से 80% जो पानी है, मतलब जो संधि के अनुसार जो नदियों में आता है और जो अन्य देशों में दिया जाता है, उसमें प्रमुख नदियों में कहीं ना कहीं चुनाव और झेलम है। तो इसका प्रभाव जो है वह वैसे भी जिस प्रकार से देश में और पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, भूस्खलन हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है वायु में, क्लाइमेट में, तो इन परिदृश्यों में देखते हुए ऐसे संधियों में कहीं ना कहीं रिवीजन और इनका एक अमेंडमेंट होना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि जो संधि हुई थी उसके आधार पर उस समय क्या परिस्थितियां थी और आज की क्या परिस्थितियां हैं, इसको लेकर के चर्चा और मंथन होना अति आवश्यक है। जी बिल्कुल आवश्यक है। हम रुख करेंगे, चलिए मनीष जी से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो संजय सिंह जी के पास पुनः रुख करेंगे। संजय जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि वर्ल्ड बैंक है और
समझौते के दिन भी वर्ल्ड बैंक था, दोनों के बीच समझौता हुआ, सिंधु नदी समझौता। सवाल यहां पर यह है कि अगर बात नोटिस से आगे कैसे बढ़ेगी, अगर नहीं बढ़ पाती है तो क्या इनके पानी को रोक सकता है भारत, इन नदियों के पानी को जो कि पाकिस्तान में जा रहा है, और रोकने के बाद परिणाम क्या हो सकते हैं? जी जी, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने। देखिए, सरकार का जो नैरेटिव है और जो पॉलिसी है पाकिस्तान के लिए, इसके जो सिंधु वाटर ट्रीटी रिफरेंस के बारे में, तो उसमें भारत सरकार का सीधा एक है, आतंकवाद रोको नहीं तो तुम्हारा पानी रोक देंगे। बहुत क्लियर मैसेज है मोदी जी सरकार का। और एक सवाल ये उठता है कि भाई 10 साल से सरकार है, अभी पिछली जनवरी में भी 2023 में भारत ने नोटिस दिया था और उसका 90 दिन में जवाब देने के लिए कहा था। देखिए, मोदी जी की जो पॉलिसी है वो बहुत जल्दबाजी में कोई काम नहीं करते हैं, बहुत ठंडा करके काम करते हैं। और इधर देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में आप इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में अगर देखेंगे तो कोई भी देश की आवाज तब बुलंद होती है, उसकी आवाज इंटरनेशनल फोरम पे तब सुनी जाती है, वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाए। आज चीन के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहा था अमेरिका जाते, ठटपटा के रह जाता है। बिल्कुल। क्यों? अब चीन इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल है, अमेरिका के बाद उसका ही नंबर आता है। तो आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत की इकोनॉमिक की पावर, आर्थिक व्यवस्था बहुत मजबूत हुई है, बहुत मजबूत हुई है। आज हमारी रैंकिंग कहाँ है सब जानते हैं। तो और दूसरी जो मोदी जी की इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी है, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, जो उसमें आप देख रहे हैं रूस से भी उनका बढ़िया संबंध है, पुतिन से। यूक्रेन भी गए, एक बहुत बड़ी भूमिका में आने वाले हैं मोदी जी। तो अगर आज जो भारत की स्थिति है इस मामले में, अगर वो कोई स्टैंड लेगा तो कोई भी देश दखलंदाजी नहीं कर सकता। यह है मोदी जी की पावर, भारत की पावर। और निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि अब कुछ ना कुछ होके रहेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी, क्योंकि पाकिस्तान तो भारत को तोड़ने का आमादा है। वही 1000 कट्स टू बिलीव, उसकी जो पॉलिटिक्स है, उसका सर्वाइवल है, वो इसी आधार पर है कि हिंदू नफरत, भारत नफरत मतलब हिंदू नफरत पर आधारित पाकिस्तान का सर्वाइवल है। तो उसके जो स्लीपर एजेंट है यहाँ, जो भारत को परेशान कर रहे हैं, देखिए आप रेलवे, उसको इस तरह रेलवे ट्रैक पे घटनाएं बढ़ रही हैं। तो जो स्लीपर सेल्स हैं, पाकिस्तान की जो लोग हैं यहाँ, उनके सिंपैथाइजर, वो भारत को परेशान लगातार करता रहेगा। तो मोदी जी ने स्पष्ट, मोदी सरकार ने कहा है कि भाई देखो, अब बात शराबत से नहीं बनेगी, हम भी तुम्हारा कुछ इलाज करेंगे, और हम ऐसा इलाज तुम्हारा करेंगे कि तुम्हें खाने के लाले पड़ जाएंगे, भूखों मर जाओगी। जी बिल्कुल। हमारे साथ मनीष अग्रवाल जी भी जुड़ चुके हैं। मनीष अग्रवाल जी, एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं। मनीष अग्रवाल जी, जैसा कि अभी संजय सिंह जी ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, आतंकवाद और पानी एक साथ नहीं बह सकता, ये मोदी जी की पॉलिसी है। सवाल यहां पर यह है कि रोक दिया जाए, अगर पानी रोक दिया जाए तो संजय जी का कहना है कि कोई भी देश इसके खिलाफ नहीं बोल सकता। आज स्थिति यह है, लेकिन इसके परिणाम और क्या हो सकते हैं, और अगर जो रोक दिया जाए तो रोका क्यों नहीं जा रहा है? रोक दिया जाए अब। जी नमस्कार जी, मैं पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने बढ़िया विषय को उन्होंने उठाया है, क्योंकि परसों जो नोटिस इश्यू हुआ था और कल किसी भी और बड़े चैनल ने इस पर डिबेट नहीं करी, लेकिन आज आपने इसको उठाया है, इसके लिए धन्यवाद। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का जो तरीका है ना, वो अब बदलता जा रहा है। जैसे अभी आपने देखा होगा पेजर में धमाके की खबरें आ रही हैं, तो साइबर वॉर हो रहा है। ऐसी भारत जो है ना, अब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से, अपनी डिप्लोमेटिक पावर से पाकिस्तान पे प्रेशर बनाना चाह रहा है, जिससे कि वो इन घटनाओं को कम करे। क्योंकि भारत ने पिछले 10 सालों में बहुत कोशिश कर ली मिलिटेंसी को रोकने की, कम तो हो रही है लेकिन जीरो नहीं हो पा रही।
क्योंकि पाकिस्तान मिलिटेंट्स को प्रोड्यूस करने की फैक्ट्री बना हुआ है, इसलिए भारत ने अब और स्टेप उठाने की कोशिश करी है। अगर आपने देखा होगा तो कल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का एक स्टेटमेंट आया था कि वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ओपिनियन को 370 पे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है। तो इस तरीके की नीति अगर कोई हमारे पास का देश उठाएगा जो हमसे हर तरीके के फायदे ले रहा है, तो 1960 की ट्रीटी को आज क्यों नहीं रिव्यू कराना जाना चाहिए। उस पानी का बेहतर इस्तेमाल आज हमारा देश करेगा आगे बढ़ने के लिए। उस समय जिन कारणों में भी वो ट्रीटी करी गई उसका आज जिक्र करने से कोई फायदा नहीं, लेकिन आज सरकार ने इस नोटिस को देके और आप जैसे चैनलों ने इस पर डिस्कशन करके लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करी है कि पूर्व की सरकारों ने क्या गलतियां करी थी और आज सही समय हमें उन गलतियों को सही करना चाहिए। सौर ऊर्जा की तरफ भारत जा रहा है, पूरी दुनिया जा रही है, सोसाइटी में डेमोग्राफी में बदलाव हो रहे हैं, पूरी दुनिया जान रही है। लेकिन अगर कोई हमारे रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल कर रहा है किन्हीं भी गलतियों के कारण और आज हमें उन रिसोर्सेज की जरूरत है, तो हमें पूरा हक है कि हमें अपने रिसोर्सेज पे अपना क्लेम करना चाहिए। जैसे कि अभी विदेशी मामलों के जानकार कह रहे थे, आज भारत की इंटरनेशनल लॉबी में ये पोजीशन है कि कोई खुला विरोध भारत का ना कर सकता है, ना करना चाहता है, ना करेगा। अगर आप देखिए जब 370 पे भारत बात करता है तो जो कट्टर इस्लामिक देश है वो भी इस पे कोई शब्द पाकिस्तान की तरफ से नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आज भारत से रिश्ते खराब करना किसी भी देश के लिए बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि भारत आज इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में बड़ा पावरफुल होकर उभर रहा है। आप देखिए भारत ने ये नोटिस दिया है, उस पर कहीं और से कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी, कोई उसमें कुछ नहीं बोलेगा। 1960 का वर्ल्ड बैंक और आज के वर्ल्ड बैंक में बहुत फर्क है। आज वर्ल्ड बैंक जो है भारत के दरवाजे पे खड़ा रहता है बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट लेके, क्योंकि उसे मालूम है कि भारत के बिना आज दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है पॉसिबल नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि भारत सरकार ने बिल्कुल सही समय पे ये स्टेप उठाया है। कम से कम भारत के देश की जनता की जानकारी में तो ये आएगा कि कैसे हमारे रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल हो रहा है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल की बेल्ट में हमें पानी की कमी पड़ती है क्योंकि वो पहाड़ी एरिया है और हम अपने रिसोर्सेज को दूसरे से शेयर नहीं कर रहे हैं। हमने एक तरीके से उसे कंट्रोल दे रखा है, क्योंकि हमें उसमें से कुछ नहीं मिल रहा, सब कुछ उसे ही मिल रहा है। और अगर वो इसके बाद भी हमारा हर मंच पे विरोध कर रहा है, तो जब हम इन सुविधाओं पे सवाल उठाएंगे और ये सुविधाएं उनसे हटाएंगे तब उनका देश उनसे ये पूछेगा, क्योंकि अभी उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही। पहले क्या होता था ना, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी कुछ होता था, जम्मू कश्मीर में जो भी कुछ होता था, पूर्व की सरकारें ये सोच के छोड़ देती थी कि इससे कोई परेशानी नहीं हो रही, देखते हैं सही हो जाएगा। लेकिन आज जो सरकार है वो निर्णायक डिसीजन लेने के लिए तत्पर है। पिछले 10 सालों में उसने ये देख लिया है कि कहाँ पे कौन सा डिसीजन लेना है, और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी वो उसको कामयाब रही है अपनी बातों को पहुंचाने में। तो आज उसे मालूम है कि हमें अपने देश हित में डिसीजन लेना है, हमें अपनी जनता को भी ये बताना है कि पूर्व में क्या गलत हुआ था, और अपने पड़ोसियों को भी ये बताना है कि अगर तुम अपना व्यवहार सही नहीं करोगे तो हम तुमको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बिना लड़ाई लड़े भी उस स्थिति में पहुंचा देंगे कि तुम्हारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। जरूरी नहीं है हथियारों से ही लड़ाई लड़ी जाए। आज के समय में बहुत से ऐसे आयाम है जिनसे लड़ाई लड़के आप विजय पा सकते हैं, और आपको उन चीजों पे कंट्रोल भी मिलेगा, उसका लाभ भी मिलेगा, और आपके रिसोर्सेज का बेटर इस्तेमाल भी होगा। अगर ये आतंकवाद की समस्या भारत पाकिस्तान से हल कर लेता है तो हमें लगता है भारत की सेना को कितना और कुछ करने को है जो वो नहीं कर पाते इस वजह से, क्योंकि वो सिर्फ वही बिजी रहते हैं बॉर्डर्स की रक्षा करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। मुझे लगता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और देश की डिप्लोमेसी से ये उठाया हुआ बहुत अच्छा कदम है, और भारत को इसको परस्यू करके एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ जरूर ले जाना चाहिए। जी एल द्विवेदी जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं कि ठीक है ये सारी चीज़ें हैं, जैसा कि अभी संजय सिंह जी ने भी कहा, मनीष अग्रवाल जी ने भी कहा, अब पानी अगर जो रोक दिया जाएगा तो इनकी जो 47 मिलियन हेक्टेयर जो भी ज़मीन है वो जो इससे सिंचित होती है, इरिगेट होती है, वो नहीं हो पाएगी, वहाँ अकाल पड़ जाएगा, भूखों मरने लगेंगे लोग। लेकिन अगर जो नदी का पानी रोक दिया जाएगा तो वो पानी को खपाने के लिए भी तो जगह चाहिए ना। जैसे कि अभी संजय सिंह जी बता रहे थे कि कहीं अगर जो पंजाब की अगर जो बात करें तो नहर नहीं बनी है उस तरह की कि उसको ले जाया जाए, तो उस पानी को क्या किया जाएगा, किस तरह से क्या किया जाएगा? लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना
कहीं जब ये समझौते होते हैं तो सभी पहलुओं का समझौतों में हिस्सा बनाया जाता है और उनको देखा जाता है। अब ये जो मैंने आपको पूर्व में बोला कि जब ये समझौता हुआ 1960 में, तो ये काफी पुरानी बात होगी। अब इसका रिवीजन जो है वह कहीं ना कहीं देखना बहुत ही अति आवश्यक है। दूसरी ओर जो मैंने आपको बताया है कि प्रमुख नदियों में जिस प्रकार से जब हम लोग जाते हैं कश्मीर में, तो झेलम, चिनाब और सिंधु नदी ये प्रमुख नदियां हैं। और पश्चिमी नदियों को हम इनको कहते भी हैं कि पश्चिमी नदियां हैं और आती है पश्चिम से, कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट ये नदियों का आधार है। और कहीं ना कहीं अगर ये नदियों में समझौता भारत का कहीं ना कहीं टूटता है या नहीं हो पाता है, तो निश्चित तौर पर पड़ोसी जो मुल्क हैं उनको बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो विश्व बैंक है उसकी किस प्रकार से क्या संधि हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने किस प्रकार से पुनर्निर्माण और विकास के लिए संधि को किया था, उसको देखना भी एक बहुत ही जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब समझौते होते हैं तो उसमें कुछ नियम और शर्तें होती हैं जिनको सभी देशों को मानना पड़ता है। अब उसका जब रिवीजन होगा, जिस प्रकार से ये आप बता रहे हैं नोटिस सर्व हुआ है, उसमें क्या आधार रहा है, किस प्रकार से वह नोटिस में क्या क्या मुख्य मुद्दे रखे गए हैं, और भारत की जिम्मेदारी से वह भारत चाहता है कि वह अडिग रहे अपने जो शर्तें थी तो उसमें, और कहीं ना कहीं जो उसका एक स्टैंड है उसको तो बनाकर उसको रखना पड़ेगा, जिससे कहीं जो अन्य देश हैं वे भारत के ऊपर आंख उठाकर ना देख पाए। क्योंकि अपना जो भारत है वह कहीं ना कहीं विकसित भारत है और आने वाले समय में भारत और विकसित की ओर बढ़ रहा है, विकास की ओर बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पर अब भारत एक ऐसा है जिसमें अन्य जो विश्व में देश है, चाहे वह अमेरिका हो चाहे वह अन्य देश हो, उसको भी उसका समर्थन मिल रहा है। तो विश्व में बैंक की भी भागीदारी भारत की ज्यादा से ज्यादा बढ़ी है विश्व बैंक में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और भारत को अपना स्टैंड सबके सामने रखना पड़ेगा। जी संजय सिंह जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। वर्ल्ड बैंक, भारत और पाकिस्तान और दूसरा विश्व बैंक, ये तीन नाम आते हैं। इस समझौते में विश्व बैंक की भूमिका क्या है? देखिए, वर्ल्ड बैंक की तो भूमिका है, जब नेहरू जी ने आयोग से कराची जाके समझौता जो किया था 1960 में, तो वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता थी। देखिए, सवाल इसका नहीं है, आज भारत की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। देखिए, इसको हमें जानने की जरूरत है कि मामला है क्या। भारत की तरफ से किशनगंगा प्रोजेक्ट जो हाइड्रो पावर में भारत काम कर रहा है, उसमें 8 प्रोजेक्ट थी। उसमें किशनगंगा एक और है, शायद राप्ती या क्या है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। उस पर पाकिस्तान आपत्ति कर रहा है और वो भारत का अधिकार है, इसको पाकिस्तान रोक नहीं सकता है। इसी को प्रोजेक्ट, इन दोनों प्रोजेक्ट को निभाने के लिए पाकिस्तान वाया अमेरिका वर्ल्ड बैंक का सहयोग लेता है। और मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान अमेरिका की जरूरत है जी। अमेरिका पाकिस्तान को अपने करता रहेगा और विशेषकर भारत को परेशान करने के लिए करता रहेगा, भारत की बाह को मरोड़ने का काम करता रहेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो वर्तमान में सरकार है बहुत स्ट्रांग है और इसमें निश्चित रूप से देखिए, भारत जो है वर्ल्ड बैंक की बात क्यों नहीं मान रहा है? इसीलिए नहीं कह रहा ना कि आपको कोई अधिकार नहीं इसमें बोलने का। हमारी धरती पे तो पावर प्रोजेक्ट है, हम बना के रहेंगे और इसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी। और इसीलिए पाकिस्तान बार बार उलझा रहा है इस मुद्दे को, वर्ल्ड बैंक का सहयोग लेके, इंडायरेक्टली अमेरिका का सहयोग लेके। ये चलने वाला नहीं है। मोदी जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान को कैसे परेशान करना है, कैसे त्रस्त करना है। मोदी जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अभी आपने देखा पीछे भी FATF का उपयोग करके पाकिस्तान को खाने के लाले पड़ गए। ये मोदी जी की तो प्लान था कि FATF पे ले गए पाकिस्तान को खींच के वो, और पाकिस्तान के सामने जो स्थिति बनी कि एक एक बोरी आटे के लिए वहां हाहाकार मच गया था। तो आप इसमें पाकिस्तान को निश्चित रूप से, जो मोदी जी की योजना चल रही है मोदी सरकार की, उसमें निश्चित रूप से पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ेगा आगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। मनीष जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। एक और सवाल हमारे दिमाग में बड़ी तेजी से कौंध रहा है कि जब पश्चिमी सिंधु जल समझौते पर जब पश्चिमी नदियों पर परियोजना बनाने का अधिकार भारत को दिया गया है,
तो अगर जो किशन गंगा परियोजना या ऐसी कोई परियोजनाएं अगर जो भारत शुरू करता है तो पाकिस्तान आपत्ति क्यों करता है? भाई ये तो अधिकार है ना, उस समझौते में लिखा हुआ है। सवाल से जो मैं बताना चाहूंगा, जो आप कह रहे थे ना कि वहाँ का एक्सेस पानी जब भारत को मिलेगा तो भारत इसका क्या करेगा। जी। आज जम्मू कश्मीर में पावर की शॉर्टेज है। जम्मू कश्मीर की सरकार को या इस समय वहाँ जो उपराज्यपाल है उन्हें ये पावर जो है सरकार से खरीदनी पड़ती है, क्योंकि अब जैसे जैसे जाड़ों का समय आएगा वहाँ पे ठंड बहुत होती है, तो वहाँ पे एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है। वो डिमांड अभी वहाँ पे पूरी नहीं हो पाती, तो वहाँ से जो एक्सेस पानी मिलेगा, क्योंकि भारत जो है वर्ल्ड में ग्रीन एनर्जी को लीड कर रहा है इस समय, तो भारत ये चाहता है कि कोयले का इस्तेमाल ना हो ऊर्जा बनाने के लिए और वैकल्पिक साधनों का इस्तेमाल हो, जिससे वातावरण भी सुरक्षित रहे और जो रिसोर्सेस हमारे हैं हम उसको इस्तेमाल करें। तो भारत चाहता है जम्मू कश्मीर हिमाचल की बेल्ट में अच्छे हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट आए, उससे उन राज्यों को बिजली की कमी भी पूरी हो और वहाँ के नागरिकों का जीवन आसान हो। क्योंकि लोग कहते हैं जम्मू कश्मीर का इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, इंडस्ट्री जब जाएगी तो बिजली की डिमांड बढ़ेगी ना। अभी सरकार वहाँ खरीद के काम चला रही है, तो सरकार तो उस पैसे को कंपेंसेट कर देती है, लोगों को सब्सिडाइज रेट पे दे देती है, लेकिन जब इंडस्ट्री की बात आएगी तो सरकार इंडस्ट्री को सस्ते में कहाँ से देगी, क्योंकि उनकी डिमांड एक ही दिन में बहुत होती है। तभी सरकार इस तरीके से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसमें पाकिस्तान ऐतराज कर रहा है और सरकार उनको पुश कर रही है कि जब इस प्रोजेक्ट को हम बना सकते हैं, इस पानी पे हमारा भी अधिकार है, तो ये प्रोजेक्ट हमें बनाने दिए जाए। लेकिन पाकिस्तान के दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि अगर जम्मू कश्मीर की जनता को सहूलियतें बढ़ती जाएंगी तो फिर वो भारत से और ज्यादा घुलते मिलते जाएंगे। पहले जैसे उन्होंने जम्मू कश्मीर को अलग कर रखा था ना, वहाँ सहूलियतें ही नहीं होती थी। लोगों को ये लगता था कि हम जिस देश का हिस्सा है, ना हमें बिजली मिल रही है, ना पानी मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है, ना रोजगार मिल रहा है, तो हम क्या करें। आज लेकिन जैसा वहाँ पे बदलाव आ रहा है, भारत ने सही समय पे ये वहाँ पाकिस्तान से ये डेलिब्रेशन मूव करा है, हाइड्रो पावर की जनरेशन से J&K की बिजली की समस्या और इंडस्ट्री वहाँ जाने के लिए बिजली का भरपूर इंतजाम हो जाएगा। उससे देश और प्रदेश दोनों की प्रोग्रेस होगी और इन चीजों को पाकिस्तान नहीं चाहता, क्योंकि उनको उनका अस्तित्व दुनिया में जम्मू कश्मीर की डिस्प्यूट बने रहने के कारण ही है, वरना उनका वर्ल्ड के मैप पे कोई अस्तित्व नहीं है। जब कभी J&K की डिस्प्यूट का जिक्र होता है तभी पाकिस्तान का जिक्र आता है दुनिया में, वरना किसी भी अच्छी चीज में उस देश का जिक्र आप जानते हैं कहीं भी दुनिया में नहीं आता। इसलिए भारत को मजबूती से अपना पक्ष रख के अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को इस्तेमाल करके इन प्रोजेक्ट को अच्छे से चलाना चाहिए और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब की जनता को पानी और ऊर्जा उपलब्ध कराना चाहिए, जो कि उन प्रदेश के नागरिकों का अधिकार है, क्योंकि उनका भी इन देश के रिसोर्सेज से उतना ही अधिकार है जितना हमारा अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही। एक और सवाल जो हम एल द्विवेदी साहब से लेना चाहेंगे। एल द्विवेदी साहब, सवाल यहाँ पर ये है कि जो पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है कि कोई भी परियोजना हो, अगर जो भारत शुरू करना चाह रहा है तो उस पर आपत्ति जताता है, तो उसके आपत्ति जताने से क्या होगा? हम अपनी परियोजनाएं शुरू करें। जब इस सिंधु समझौते के तहत जो भी चिनाब, जो भी नदियों पर, पश्चिमी नदियों पर परियोजनाएं बनाने का अधिकार है तो हम शुरू करें। वो चिल्लाता रहे, क्या फर्क पड़ता है? वो चिल्लाए, भाई हम समझौते से अलग होकर के थोड़ी काम कर रहे हैं, या कोई फर्क पड़ेगा उसके चिल्लाने से? जी, हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है ना कि समझौता जब होता है किसी भी एक्ट में, अमेंडमेंट में, तो कुछ मैंने आपको भी बताया, कुछ नियम और शर्तें होती हैं जिसका कहीं ना कहीं जो भी देश होते हैं उनको पालन करना पड़ता है। हाँ, लेकिन यह है कि एक पक्षीय रूप में अगर कोई कुछ अपना स्टैंड करता है या करता है तो हो सकता है कि अन्य देश भी उसके साथ आ जाए, और जो अगर देखिए सही को सही होता है, गलत को गलत। अगर समझौता की राह पर अगर कोई देश चलता है तो मुझे लगता है कि अन्य देश भी उसका समर्थन करेंगे। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से जो ये है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं, और अगर भारत इनिशिएट करता है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई देश उस पर आपत्ति लेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब फेडरेशन होता है, जैसे अभी क्वाड में प्रधानमंत्री मोदी जी रहे हैं, विश्व के कई देश वहां पर आएंगे, एक डिस्कशन होगा, तो ऐसे जब फोरम होते हैं बड़े स्तर पर जहां पर देश आते हैं,
अगर उन मुद्दों पर उस फोरम में जाकर के उन मुद्दों पर जाकर के बात रखी जाती है, तो कहीं ना कहीं फिर भारत के अलावा कुछ ऐसे देश होते हैं जो इन चीजों का समर्थन, अन्य देश होते हैं वो इन चीजों का समर्थन नहीं करते हैं। उस जगह पर भारत को अपनी प्रतिक्रिया देना पड़ जाती है। तो ये एक डिप्लोमेटिक विषय है और मुझे ऐसा लगता है कि भारत इसमें बहुत आराम से इस चीज को समर्थन करेगा और इसके आराम से अपना प्रोजेक्ट वहां पर लगाएगा और कहीं ना कहीं जो उसके मन में उन्होंने ये परियोजना बनाई थी उसमें वह सफल भी होगा। जी संजय जी, एक अंतिम सवाल हम आपसे ये करना चाहेंगे कि जो भारत है अब नोटिस तो भेज दिया है पाकिस्तान को, पहला नोटिस पिछले साल जनवरी में, अब फिर एक नोटिस, इसके बाद भारत का अगला कदम क्या हो सकता है? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी इस बात को बहुत स्पष्ट कहा है कि सरकार के लिए उसका नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले है। मोदी सरकार के लिए भारत का इंटरेस्ट सबसे पहले है और निश्चित रूप से इसका कुछ ना कुछ आउटकम होने वाला है। भारत, देखिए, ये इंटरनेशनल मुद्दे एकदम से तो नहीं निपटाए जाते हैं, कुछ टाइम लगता है, कुछ ठंडा किया जाता है, कुछ मामले को गर्म किया जाता है। हम अपनी पावर को भी आगे बढ़ा रहे हैं साथ साथ। तो भारत ने कह दिया वर्ल्ड बैंक से कि आपका ये जो नाटक है ना कि दोनों उसमें वो नहीं चलेगा। इसमें देखिए, बिल्कुल आप मान के चलिए जो भारत चाहेगा वही होगा जी। अमेरिका की स्थिति अब वो नहीं रहेगा। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भारत की एक बहुत बड़ी ताकत बढ़ के उभर रहा है। उसका एक उदाहरण बात कह के मैं बात साफ करूंगा। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने, अभी 4-5 दिन पहले सुना कि 4 पॉइंट से चीन की सेना पीछे हट गई जो हमें एंगेज करके रखी हुई थी। आखिरकार ऐसा क्या हुआ? चीन एकाएक 4 उस पॉइंट से पीछे हट गई वो। तो कहीं तो कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मोदी जी की सक्सेस हो रही है ना जी। बिल्कुल, आने दीजिए, मामला गर्म होगा, पाकिस्तान को हैसियत पर लाके खड़ा किया जाएगा। पाकिस्तान और पाकिस्तान के आकाओं को हैसियत बताएंगे मोदी जी कि तुम्हारी औकात क्या है जी। अभी वेट करिए आप, थोड़ा सा और मजा आएगा इस खेल में। तो थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो अभी थोड़ा सा और इंतजार है, पाकिस्तान को उसकी औकात बताने के लिए तैयारी हो चुकी है। और अगर जो पश्चिमी नदियों का पानी रोक दिया गया, भारत ने रोक लिया, तो वो तो अपनी परियोजनाएं और बांध बना करके उसे पूरा कर लेगा क्योंकि ये अधिकार है उसे। लेकिन पाकिस्तान में तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, तो फिर आतंकवाद तो रोकना ही होगा। तो पहल हो चुकी है और पाकिस्तान इसीलिए परेशान है कि आतंकवाद रोकना पड़ेगा, नहीं तो रोटी बंद हो जाएगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।